अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। भली करे आया जी आया नू बखैर रागले वश अत के खुश आमदीद कहेंगे आपको नया दिन में। और एक नया दिन है, एक नई सुबह, एक नया मौका और बहुत सारी नई नई खबरें भी हैं। तो मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दी थी। मैं हूं महक असलम और मैं हूं सैयद फैसल करीम। आज वैसे बातें तो बहुत हैं आपसे करने के लिए, क्योंकि महक असलम साहिबा सर्दियां आ गई हैं। सर्दियां आ गई हैं और सर्दियों के साथ साथ जब सर्दियां आती हैं तो फैशन भी नया आ जाता है। ऐसे में खवातीन जो हैं विंटर कलेक्शन की तलाश में निकल जाती हैं और फिर बात होती है महंगे की, सस्ते की, पुराने की, नए की। लेकिन खवातीन तो मर्द क्या करते हैं? खातीन तो अपना कलेक्शन ले आती, विंटर कलेक्शन। मर्द लाते अपना लंडा कलेक्शन। तो ये सब आपको दिखाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इतना पुरअमन हो गया है कि अब लोग बाहर से आ रहे हैं और यहाँ आके जो है वो सयाहत कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान घूम रहे हैं। और अब तो इतना ज़्यादा पुरअमन है महक कि बाहर से जो लोग हैं फॉरेनर्स, वो आके यहाँ पे रक्शे चला के जो हैं वो शहर से शहर घूम रहे हैं। इस सब पे होगी बात, लेकिन सबसे पहले लो कर लो बात। दुनिया को चक्कर देने के लिए भारत ने एक बार फिर ड्रामा रचाया और क्या ही खूब रचाया। 2 साल पहले पाकिस्तानी F-16 तैयारा गिराने का झूठा दावा करके हथियार डालने वाले अपने पायलट अभिनंदन को अवार्ड से भी उन्होंने नवाज दिया है। अवार्ड के साथ साथ बहुत सारे ऐसे अल्फाजों से नवाजा गया कि यकीन करें कि अगर हकीकतन किसी ने ऐसा काम किया होता ना, तो वो उसको जितना अपने ऊपर फख्र महसूस होता, या उस मुल्क को जितना अपने उस पायलट पे, उस फाइटर पायलट पे या उस फौजी पे फख्र महसूस होता, तो वो एक अलग बात थी। भारतीय सदर ने अभिनंदन वर्तमान को वीर चक्र, अच्छा वीर चक्र उन्होंने अवार्ड भी दिया है। अब आप ये सोचें वीर चक्र लेके वो चक्र वीर चक्र उन्होंने दिया है अपने बंदे को, ताकि उनकी अपनी आवाम इससे चकरा जाए। लेकिन दुनिया इतनी सादा तो है नहीं। इस पे पहले एक आपको रिपोर्ट दिखा दे, फिर इस पे मजीद बात करें। मेरे खाली जहाज ही टह गया थे। जबरदस्त चाय का मजा लेने वाला पाकिस्तान की मिठास भूल गया, जिसे रंगे हाथों गिरफ्तार करके बाइज्जत तरीके से भारत भेजा। आज उसी मोदी सरकार ने दुनिया को चक्कर देने के लिए अपने पायलट को वीर चक्र अवार्ड से नवाज दिया, जिसका तैयारा पाकिस्तान के शाहीनों ने मार गिराया था। इससे उल्टा पाकिस्तान के F-16 गिराने के झूठे दावे पर भारतीय सदर ने अवार्ड दे डाला। एक चोरी 2019 में अभिनंदन के चेहरे पर वाजे थी जब वो पकड़ा गया था, और एक आज झूठा अवार्ड लेते वक्त हवाइयां उड़ रही थी। इस पे तो यही कह सकते हैं, शर्म तुमको मगर नहीं आती। मिग 21 के तमाम मिसाइल तैयारे में मौजूद थे। अब सवाल पैदा होता है कि जब तमाम मिसाइल तैयारे में मौजूद थे, उसके बावजूद अभिनंदन ने F-16 को आखिर कैसे निशाना बना लिया। अभिनंदन ने किसी भी अकाउंट में यह दावा भी नहीं किया है कि उसने F-16 को हिट किया था या उस पर फायरिंग की थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें दे दिया गया। और भारत में मुनक्किदा सेमिनार में पाकिस्तान को सख्त नाकद क्रिस्टन फेयर और परवीन सहानी ने ऐलान किया कि कोई F-16 तैयारा नहीं गिराया गया था। अमरीकी F-16 की गिनती की गई तो PF की इन्वेंट्री पर तमाम तैयारे अपनी जगह पर मुकम्मल और सही हालत में मौजूद थे। हम 12 ये कह चुके कि भैया आओ गिनती कर लो, अगर अभी भी तसल्ली नहीं है इतने अरसे के बाद तो तब भी मुंह की ही खानी पड़ेगी। अच्छा, और इस पे मजे की बात यह है कि वो जो प्रो इंडिया किस्म के जर्नलिस्ट और जितने भी लोग थे, जिसमें क्रिस्टीन फेयर भी हैं, उन्होंने ये कहा था कि आई वुड लव टू हेयर दिस कि आप लोगों ने तैयारा गिराया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गालिबन भारत के पास अब आखिरी ऑप्शन अपनी आवाम की आंखों में धूल झोंकने का यही रह गया है कि वो एक और फिल्म बना दे जिसमें वो हकाइक को बिल्कुल मस्ख करके पेश कर दे। इस सब पे हम बात करेंगे। दिफाई तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। भारत की ये ऊंचे हथकंडे, ये धूल झोंकना दुनिया की आंखों में, चलिए वो तो करे जो करता रहे, लेकिन अपने ही लोगों को बेवकूफ़ बनाना, अब मेरे ख्याल से ये 1971, 1980, 90 की दिहाई तो है नहीं, जहाँ आपके पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे फैक्ट्स इतनी जल्दी चेक नहीं हो सकते। अब ये बहुत तेज़ ज़माना है। अब तो छोटा बच्चा भी बैठ के जिसको एवियोनिक्स में दिलचस्पी है, वो भी ये बता सकता है कि जी अगर तो आप ये क्लेम कर रहे हैं कि आपने F-16 मारा है, लेकिन दूसरी तरफ ये शवाहिद भी मौजूद हैं कि आपके MiG 21 से एक मिसाइल फायर नहीं हुआ, तो कैसे मारा? हवा में तीर चला दिया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि 2 चीज़ें आप ध्यान में रखें। जब मोदी ने पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ना था और उसकी पहली दफ़ा 2013 में हुकूमत आई,
उससे पहले जो उसने जितनी अपने लिए कन्वेंसिंग की, उसमें बुनियादी तौर पे दो चीजें थी, एक हिंदुत्व और दूसरा पाकिस्तान के खिलाफ उसकी हाजा सराई। जो वो ये कहता था कि मैं उसी जबान में जवाब दूंगा पाकिस्तान को जो वो समझता है, मजा चखा देंगे, पाकिस्तान को पता लग जाएगा कि हुकूमत बदली तो क्या होता है। ये वो चीज है जिससे उसने हिंदू मेजॉरिटी जितनी भी वहां पे है उसका वोट लिया, अपना पॉलिटिकल कैरियर बिल्ड किया इसके ऊपर। अब अगर वो अब हकीकत बताता है तो उसका पॉलिटिकल कैरियर है वो दावे लगता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उसने अपने हिंदू वोटर्स जो हैं उनकी तवक्कुआत अपने बारे में इतनी बढ़ा दी हुई हैं कि वो हर वक्त यही सुनना चाहते हैं कि मोदी ने ये कर दिया, वो कर दिया। और इसको आप पीछे ले जाएं थोड़ा सा तो वो 2016 का वो वाकया जहां इन्होंने क्लेम किया था कि हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक की है, वो भी झूठ था। उड़ी का वाकया हुआ और उसके बाद इनके लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दिया कि मोदी एक्शन करे, पाकिस्तान को हमला कर दे, पाकिस्तान पे ये करे वो। तो वो इतना प्रेशर था अंदर से पब्लिक का कि अगर ये झूठ वो कहानी लेके ना आते तो उसमें प्रेशर ने कम नहीं होना था। बिल्कुल। तो इनके लिए एक सियासी मसला बन चुका है झूठ बोलने की वजह से कि मजीद झूठ बोलो, पिछले झूठ जितने भी हैं उनको आगे बचाने के लिए। तो वो लगातार चलेगा, इसके बाद भी ये बोलेंगे। अब अभी नंदन वाला सारी दुनिया बाहर कह रही है, लेकिन भारत में आम आदमी चैलेंज नहीं करता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि नफसियाती तौर पे वो सुनना चाहते हैं कि पाकिस्तान को हमने नुकसान पहुंचा दिया। बिल्कुल। क्योंकि मोदी अपने आप को वो प्रोजेक्ट करता रहा है भारत को जो वो है नहीं। मिलिट्री लीडरशिप जो है वो भी साथ शरीक हो गई इस वजह से कि एयरफोर्स को डेवलप करने में इन्होंने पैसा बहुत खर्च किया। अवाम उसको चैलेंज करेंगे, अगर ये एयरफोर्स की नाकामियां बता दें तो अवाम चैलेंज करेंगे कि आपने इतना पैसा खर्च किया। लेकिन मोदी का अपना इतराफ था इस एपिसोड के बाद जो जिसकी बात हम कर रहे हैं कि मोदी ने पब्लिकली कहा कि आज हमें रफाल एयरक्राफ्ट जो है उनकी याद आ रही है। सही। वो उस वक्त तक पहुंचे नहीं हुए थे। हाँ। तो उनका ये ख्याल था कि शायद ये होते तो फिर पता नहीं तस्वीर कुछ मुख्तलिफ होती। तो बात ये है कि अगर कोई आदमी सिर्फ अपने कैरियर को झूठ पे बनाए और अवाम जो है वो झूठ सुनना सिर्फ इसलिए चाहे कि उनके दिल को अच्छा लगता है और वो उस ख्वाबो ख्याल से बाहर आने को तैयार ही ना हो ज़हनी तौर पे, तो ये नक्शा ये कहानी चलती रहेगी। अच्छा सर, कलामी की माजर जैसे आप अवाम की बात कर रहे हैं ना कि अवाम जो है अवाम को इस झूठ में, इस प्रोपेगेंडे में लपेट रही मोदी सरकार, लेकिन शायद अब भारतीय अवाम खुद समझदार हो चुकी है क्योंकि भारत के अपने अंदर से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। अगर हम उनके साबिक चीफ जस्टिस मार्कंडे काटेजू साहब की बात कर लें या उनके सहाफियों की बात कर लें तो वो खुद इस बात पे एग्री हमें नजर आते हैं कि मोदी सरकार झूठ बोलती नजर आती है। मैं ये कहता हूँ कि जो आम आदमी है वो तो मस्त है इसी झूठ में। ये चंद एक लोग हैं जो उनके इंटेलेक्चुअल्स हैं वो चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाजें दबेंगी। उसकी वजह ये है कि आम आदमी उन पे लानतान करता है। वो कहता है जी ये गद्दार है। हमारा मोदी साहब ठीक कह रहे हैं, ये गद्दार है, ये मुल्क को बदनाम करना चाह रहे हैं। तो ये आपको प्रॉब्लम है क्योंकि जो पब्लिक है, आम जनरल पब्लिक, जो वोटर जैसे हम कहते हैं, वो सिर्फ झूठ पे यकीन करता है क्योंकि उनके दिल को तसल्ली होती है, इससे खुशी होती है। उनकी नफ्सियात ऐसी बना दी है मोदी ने कि अब वो सुनना यही कुछ चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है। नुकसान तो इन्हीं का होगा, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें तो दुनिया ने सर्टिफाई कर दिया कि आपका F-16 नहीं गिरा और हमें भी पता था। लेकिन ये है कि इन्होंने जो अपने लिए झूठ बनाए तो झूठ किसी न किसी वक्त जाके अवाम में भी खुल जाएगा। और जब ये खुला तो फिर आप देख लीजिए कि एक झूठ नहीं, 2, 4, 6, 10, फिर आप देखिए कि अवाम अभी वहां तक उनके चूंकि रसाई नहीं होती, वो इतना पढ़ते नहीं। डिसइंफो लैब का किस्सा 15 साल के झूठ हैं जो सामने आए हैं। सही 15 साल लगातार ये झूठ बोलते रहे। जब आके पकड़ा गया तो यूरोपियन यूनियन ने सब चीजें खोल के सामने रख दी। चूंकि ढिटाई है, कैरियर इसी चीजों पे बनाए हुए हैं, बेशर्म इतने हैं कि ये उन चीजों के बावजूद जो हमने नहीं खोले झूठ, जो 15 साल के झूठ यूरोपियन यूनियन ने सामने ला के रखे हैं, उसके बावजूद इनकी ढिठाई और शर्म की ये हालत है कि इनके चेहरों पे जरा मलाल नहीं। ये लगातार उसके बाद भी झूठ बोलते जा रहे हैं। और सारा इनका पिछली जंगें आप देख लें, 1965 की जंग देख लें। हम यौम दिफा मनाते थे, ये नहीं मनाते थे क्योंकि ये जंग हारे हुए थे, लेकिन इनको ख्याल आया कि ये तो बड़ी हमारे लिए नफसियाती तौर पे ये अच्छी चीज नहीं है। इन्होंने भी मनाना शुरू कर दिया, झूठ उसमें फैलाने शुरू कर दी। तो इनका सारा मैं समझता हूँ झूठ पे खड़ा है जो इनका नैरेटिव है। वो कब तक चलता है वो मेरा ख्याल है कि इनके अपने प्रोपेगेंडा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा काम इन्होंने ये किया है कि पूरा मीडिया
अपने साथ मिला के हुकूमत ने इस काम पे लगाया हुआ है। अब मीडिया में कभी नहीं देखेंगे कि कोई मीडिया का उनका कोई एंकर या कोई इस चीज को डिफाई कर रहा हो कि जी F-16 नहीं गिरा। ये आपको कोई इंटेलेक्चुअल्स कहते नजर आएंगे, लेकिन मीडिया में नहीं आएगी बात। मीडिया वो सपोर्ट कर रहा है उस नैरेटिव को जो मोदी झूठ बोलता है, तो वो पब्लिक में फिर इंप्रेशन ही जाता है। एब्सोल्युटली। इस वजह से पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए इन्होंने सारा ये काम किया है। और आपने देखा जब पाकिस्तान के खिलाफ इसने हर्जासराई की तो दूसरे इलेक्शन में इस शख्स को इतनी ज्यादा मेजोरिटी मिली कि वो उनका माइंडसेट बताता है पब्लिक का, वो समझ गया हुआ। हम इसीलिए कहते हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन फिर भी करेंगे। आपने अपनी गुफ्तगू में भी बड़ा अहम नुक्ता उठाया और ये मैं हमेशा से पूछना चाह रहा था, और ये आज मौका है बीफिटिंग बहुत ज़्यादा, तो ये सवाल भी मैं आपसे कर लेता हूँ। ये उड़ी, बालाकोट और 27 फरवरी, ये तो झूठ अभी है ना सामने जो हमें नज़र आ रहे हैं। जल साहब, इतने अरसे से वो अपनी मूवीज़ के थ्रू, वो अपने नैरेटिव के थ्रू ये डिपिक्ट करते रहे हैं कि जी फला जंग में ऐसे हो गया, फला जंग में ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ठीक है। अगर आज वो ऐसा खुला झूठ बोल रहे हैं जिसको पूरी दुनिया नेगेट कर रही है, तो इससे पहले उन्होंने जितनी भी जंगें हुई हैं उसके हवाले से जितने झूठ बोले हैं वो हमारे लोगों के भी कच्चे जहनों में जाके रच बस गया। अब वक्त आ गया है कि लोग उन जो कच्चे जहन हैं वो अपने जो है ना अकल पे से पर्दे हटाएं, चश्मे उतारें और देखें कि पिछली जंगों के भी हवाले से जितना झूठ बोला जाता रहा है, हाँ वो 71 हो, हाँ वो उसके बाद 99 हो, उस पर भी अब अपनी तहकीक करें और अपने दिलों को साफ करें, क्योंकि ये वतन हमारा है। देखिए, बात ये है कि ये उस झूठ से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि लोग, आम आदमी जो है वो तहकीक नहीं करता, वो रिसर्च नहीं करता। वरना अगर आप देखें 1965 के अखबार निकाल के, मैं इंटरनेट पे देख रहा हूँ, मैं कल रात ही देख रहा था, आप उनमें देखिए कि पाकिस्तानी अखबारों की मैं बात नहीं कर रहा, मैं ऑस्ट्रेलियन अखबारों की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ गार्डियन की। उन्होंने वाज़े बहुत बड़े बड़े उन्होंने हेडलाइन, मेन हेडलाइन है पाकिस्तान बैटल्स इंडिया, पाकिस्तान विक्ट्री, डैमेजेस उन्होंने दोनों के बताए हुए हैं कि दोनों की नुकसान बहुत हुआ है, लेकिन पाकिस्तान हैज फाइनली प्रिवेल्ड। ये जो चीज है, ये पुराने अखबारात के जो सुर्खियां ये तो मौजूद हैं इंटरनेट पे, लेकिन चूंकि ये वहां पे किसी ने इसकी तहकीक नहीं करनी, सिर्फ इस वजह से कि अगर उसको पढ़ने को ये मिल गया तो वो सुहाना ख्वाब उनका टूट जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। वो जिस नफ्सियात के तहत उनको खड़ा किया गया है कि हमने ये कर दिया वो और आप ज़हन में रखिए, बॉलीवुड ये फिल्में खुद नहीं बनाता। बॉलीवुड ने जो माइंडसेट ये इनका बनाया है, ये उनकी इंटेलिजेंस और इनकी जो बॉलीवुड है उसकी बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन है। वो उनको बहुत हेल्प करके तो उनको सारा मटेरियल वगैरह मुहैया करते हैं कि आप ये दिखाएं, ये करें। उसमें कुछ रियलिज्म नजर आना शुरू हो जाता है, कुछ वो उसके ऊपर वो मलमा भी अपना चढ़ाते हैं। तो इन चीजों की वजह से नफ्सियाती तौर पे मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने लोगों को एक झूठ के ऊपर इतना ज्यादा मेंटली उनको कायल कर लिया हुआ है कि अब वो समझते हैं कि हम झूठ कहते हैं, वो सच्चे हैं। बिल्कुल। तो ये एक ऐसा मसला है जहाँ पे अब F-16 वाले केस में तो बिल्कुल इंटरनेशनल कम्युनिटी आज कह रही है कि F-16 ने कोई नहीं गिराया, तो आम आदमी अगर उनका फिर भी नहीं मानने को तैयार या सुनने को तैयार, तो फिर आप समझ लीजिए कि उनके ऊपर उन्होंने कोई जादू कर दिया या उनको बेवकूफ इतना बना दिया कि आप होश ही नहीं रहे उनके। एग्जैक्टली। तो ये ऐसी चीज है जो कि खुद भारत में कभी ख्वाब टूटा तो लोगों को बहुत दुख होगा। शायद ये सुन के सदमे से मर ही जाए उस वक्त, अगर कोई उनको ऐसा सदमा लगा जहां पाकिस्तान की विक्ट्री हुई। तो ये नफ्सियाती तौर पे जो अमल इन्होंने किए, वैसे अंदरूनी तौर पे इनके लिए अपने लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा। और सर वही बात है ना कि उन्होंने फीड अपनी आवाम को अब ऐसा कर दिया है कि सच अगर उन्हें दिखाया भी जाए तो वो देखने को तैयार नहीं रहते। बेहद शुक्रिया मुझे शुएब साहब गुफ्तगू कर रहे थे, वक्त लिए। आगे बढ़ते हैं, अब जरा मुल्क की हालात पे नजर डालते हैं। ओपोजिशन इत्तेहाद PDM के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला साहबी कहते हैं कि हुकूमत दुरूद से भी चलती है और बारूद से भी चलती है। हुकूमत के इत्तेहादियों का प्यार बिल रजा नहीं बिल जबर है। हुकूमती पार्लियामेंटेरियंस को कॉल आती है कि आपको आना है, अपोजिशन को कहा जाता है आपको नहीं आना है। एस्टेब्लिशमेंट के मदाखलत रोकने पर सब मुत्तफ़िक़ हैं, इदारों के बारे में बात करने पर कायदीन को दुख होता है। इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे उस्मान खान को उन्होंने इंटरव्यू दिया, क्या मजीद कहा देखते हैं। के तर्जमान और JUI के सीनियर रहनुमा हाफिज हमदुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज साहब, क्या देख रहे हैं आने वाले वक्तों में इस पाकिस्तान की सियासत का क्या नक्शा बनेगा? PDM सड़कों पर भी है, पार्लियामेंट में भी है। रोज अव्वल से अपोजिशन
मैदानी जंग में। लिहाजा जिस हथियार की ज़रूरत पड़ेगी उस हथियार के ज़रिए मैं हुकूमत के खिलाफ लड़ता रहूँगा। एक नुक्ते के ऊपर इत्तफाक क्यों नहीं हो रहा कि हमने ये काम करना है और ये हर सूरत में करना है? बुनियादी तौर पर एक चीज़ पर PDM में शामिल जमातें सारे मुत्तफिक हैं, वो ये कि इस्टेब्लिशमेंट की किसी किस्म की मुदाखलत ना हो। यकीन और ईमान से कहता हूँ कि जितनी भी PDM की क़यादतें हम इजलासों में बैठते हैं उसको दुख होता है कि जब इस्टेब्लिशमेंट को जलसों में, अदालतों में, कन्वेंशंस में, सेमिनार्स में, कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किया जाता है तो हमारा एक अच्छा और मुक़द्दस इदारे को तनकीद की शक्ल में डिस्कस किया जाता है तो इंसान को दर्द भी होता है, दुख भी होता है। दुख किसको होता है? आप अपनी बात कर रहे हैं, सियासतदानों को दुख होता है या इदारे वालों को दुख होता है? उनको दुख होना चाहिए, इदारे वालों को इस पर दुख होना चाहिए कि हमें क्यों डिस्कस किया जाता है। गिला सियासतदान से नहीं करना, गिला जमहूरी क़ुव्वतों से नहीं करना, गिला अपने किरदार से और अपनी रविश से करना है। तासुर ये दिया जाता है कि शायद आपका सॉफ्टवेयर भी बदला गया है। नहीं, देखिए, ये ख्वाजा आसिफ साहब फेमिलियन के एक अहम सरकर्दा रहनुमा है और मुल्क के वज़ीर ख़ारिजा भी रहे हैं। इस किस्म का जो शख्स हो वो ज़िम्मेदारी के साथ बोलता है। अब उनकी सॉफ्टवेयर पहले उसकी नौइयत शक्ल क्या थी और उसकी मेमोरी में क्या क्या चीज़ें थी, और फिर जब वो जेल गए, जेब से रिहा हो के फिर कहा कि सॉफ्टवेयर मेरा भी और सबका तब्दील हो चुका है। तो ये वजाहत मेरे भाई मोहतरम ख्वाजा आसिफ साहब ही कर सकते हैं। मैं कैसे करूँ इसका? मैं नहीं कर सकता। तो किसी की ऑडियो लीक हो रही है, किसी की वीडियो लीक हो रही है, कोई नया फैशन बन गया। यही तो अपोजिशन जमातों की मौक़िफ़ की तायीद है। कौम जो सुन रही है, जो कुछ भी देख रही है, उसको तो यकीन है कि यही तो हो रहा है। पूरी सिस्टम को, आपके एहतिसाब को, आपके पूरी निज़ाम को मखदूश साबित करते हैं, मशकूक साबित करते हैं। पीपल्स पार्टी PDM के साथ भी नहीं बैठती है, पार्लियामेंट में वो लीड करने के चक्कर में होते हैं कि हम लीड कर रहे हैं, तो असल में ऑपोजिशन है कौन? पीपल्स पार्टी के बारे में और कुछ नहीं कहूँगा। दावत तो दे सकते हैं उनको? नहीं, दावत इसलिए नहीं देंगे कि खुद PDM से अलग हो गए। पीपल्स पार्टी वापस PDM में आना चाहती है तो PDM की क़यादत मौजूद है, रुजू कर सकती है पीपल्स पार्टी। इस वक्त मसाइल इस किस्म के हैं कि यकीनन घर से बहुत ज़्यादा प्रेशर भी आता है, ना घर में गैस है, ना पानी इस मुल्क में मिल रहा है, बिजली का भी इसी तरह का हाल है। गैस लोड शेडिंग, बिजली का मसला, महंगाई का मसला, ये सिर्फ एक घर का नहीं, पूरी कौम का मसला है। ज़रा इनको मसला नहीं समझते, बेहिस है, कौम का मजाक उड़ाते हैं। आपकी मईशत डूब चुकी है, महंगाई आसमान को छू रही है, रुपया कितनी गिर गई और डॉलर की कीमत कितनी बढ़ गई। इस मुल्क में 1 रुपये की कीमत सस्ती हुई है, बाकी तमाम चीज़ें महंगे से महंगे हो गए। एक वजीर कह रहा है कि आप सर्दी में गीज़र का इस्तेमाल न करें, दूसरा कह रहा है दही इस्तेमाल करें, एक वफाकी वजीर कहते हैं कि आप 100 नवाले के बजाय 90 नवाले लिया करें। कौम के लिए मरने का अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो आपकी भी माशाल्लाह काफ़ी सारी शादी है, तो टफ टाइम तो मिलता होगा कि ये चीज़ पूरी करनी है। देखिए, 2 किस्म की आरा है मेरे बारे में, मैं ज़ात की बात करता हूँ। एक ये है कि घर के अंदर मेरी एक शादी है, लेकिन बाज़ार और मार्केट में मेरी 2 शादियाँ हैं। कोई मानने के लिए तैयार नहीं है कि हाफिज अब्दुल्ला की एक शादी है। आप भी खुश हैं इसी बात पे कि चले लोगों को अगर गलतफहमी का शिकार है तो गलतफहमी सही, लेकिन बात तो अच्छी लगती है दूसरी शादी की, लेकिन मैं दूसरी शादी की मोड में नहीं हूँ। चलिए, इंटरव्यू आपने सुना, मजीद भी डेवलपमेंट्स हैं आपके साथ शेयर करने के लिए, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इससे पहले कि आपसे दीगर स्टोरीज शेयर करें, पेशावर का इलाका है हैदराबाद, यहाँ से एक अफसोसनाक खबर आ रही है। मतलूब मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन के दौरान इश्तिहारी मुलजिमान की फायरिंग से 2 अहलकार शहीद हो गए। हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात गए थाना सतारा की हदूद में एक मकान में इश्तिहारी की इत्तला मिली, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की। इस दौरान फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकार जो हैं वो रियाज और जाफर जो है वो शहीद हो गए, जबकि कुछ मुलजिम जो है फरार होने में कामयाब हो गए, जिनकी तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जबकि दोनों एहलकारों का जो थाना सतारा में तैनात थे और उनकी नमाज़ जनाजा जो है वो अदा कर दी गई है पुलिस लाइन पेशावर में।
अब्दुल रहमान अपडेट आप कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। आए रोज़ हम और आप अजीब अजीब से केसेस सुनते हैं कि डॉक्टर की गलती हो गई या नर्स की गफलत हो गई, और फिर होता ही है कि उनकी होती है चंद दिनों की मौतली। कोई अथॉरिटी अस्पताल को कसूरवार करार देती है, लेकिन उसके बाद होता यह है कि कारोबार यूं ही चलता रहता है। एक इंजेक्शन, एक गलती, एक पूरा ख़ानदान कैसे उजाड़ के रख देती है। मुल्तान की बैंकर हैं फाखरा, वो 12 साल से क्या दुख सह रही हैं। राशिद हमीद ने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले ये देखते हैं, फिर इस पर मजीद बात करेंगे। एक दिहाई बीत गई, बिस्तर पर बेजान लेटी हूँ। मैं फाखरा हूँ। सांसें चल रही हैं, लेकिन बोल सकती है ना ही हिलने की ताकत है। मुल्तान की खातून बैंकर 12 साल से ऐसे ही जी रही है। ये बात है अगस्त 2009 की, जब निजी अस्पताल की नर्स और डॉक्टर की गफलत ने काजी इस्माइल के घराने की खुशियों को मफलूज कर दिया। बारह 13 साल होने वाले हैं। हम जिस कैफियत से गुजर रहे हैं, जिस अजियत से गुजर रहे हैं, एक एक लम्हा हमारा इस कैफियत में होता है कि हम एक सूली पे लटके हुए हैं। तफ्तीश में पता चला कि डिलीवरी के दौरान एनेस्थीसिया की ज्यादा मिकदार ने न सिर्फ बच्चे की सांसों की डोर तोड़ी, बल्कि फाखरा ऐसा कौमे में गई कि आज तक न जाग सकी। इंक्वायरी हुई सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे, जिसमें बताया गया कि इस बड़े हॉस्पिटल में एनेस्थीसिया का काम एक बुशरा महराज, एक मिडवाइफ से लिया जा रहा था। जिंदगी भर का साथी समझा जाने वाला शौहर बीमारी की हालत में फाखरा का साथ छोड़ गया। चाइना वालों के बोर्ड ने हमें कहा था कि स्टेम सेल के जरिए इसका इलाज हम कर लेंगे, तो वो हम वहाँ गए हैं, वहाँ हम 1.5 माह रहे हैं चाइना में, तो वो इलाज कामयाब नहीं हो सका। फाखरा होनहार बैंकर थी, जिसने बैंकिंग एंड फाइनेंस में MBA किया हुआ था। 2010 में इस बच्ची ने PhD के लिए जाना था, अमेरिका जाना था, और इसके बारे में कहा गया था कि ये मुस्तकबिल में पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी। और 2009 में अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, बच्ची एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए वहाँ पे गई, जहाँ इस बच्ची के साथ इंतहाई नेग्लिजेंस की गई। फाखरा को नींद से जगाने के लिए कई बार कोशिशें हुई। निश्तर अस्पताल का ये बिस्तर इसकी जिंदगी का कुल सरमाया है। ICU जो सबसे बेस्ट फैसिलिटी है 8A, वहाँ पर वो दाखिल हैं और उनकी हर मुमकिन जो इलाज है और जो भी दवाइयाँ हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ताउन से निश्तर अस्पताल प्रोवाइड कर रहा है। फाखरा की कंडीशन जो है वो वैसे ही स्टैटिक है जैसे पहले थी। फाखरा की जिंदगी निश्तर अस्पताल के इस बंद कमरे में गुजर रही है। निजी अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई वक्त के साथ साथ बंद कर दी गई। गफलत में मुलव्विस डॉक्टर का लाइसेंस कुछ माह बाद बहाल हो गया। सब कुछ मामूल पर आ गया, लेकिन हाँ, फाखरा की जिंदगी वहीं रुकी है। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले तो ब्यूरो चीफ मुल्तान आमिर इकबाल मौजूद हैं, और आगे चल के फाखरा की वालदा भी हमारे साथ होंगी। तो आमिर भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये इतनी कोई दर्दनाक कहानी है, बेटी जो है वो माँ बाप का किस तरह फ़ख्र होती है, फिर इस तरह फाखरा जैसी होनहार बेटी जिनके बारे में उनके वालिद खुद ये कह रहे हैं कि कहा जा रहा था कि ये पाकिस्तान का नाम बड़ा रोशन करेगी, एक मास्टर्स की हुई लड़की, बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाली लड़की, शादी होती है, ये तो ख्वाब होते हैं ना माँ बाप के, लेकिन उसके बाद एक गलती होती है और उस सारे ख़ानदान का जो निज़ाम है ना तहस नहस हो जाता है। अब तक ये जो जितनी भी कार्रवाई हुई, डॉक्टर को जी इल्ज़ाम दिया गया, मुअत्तल किया गया, फिर वो दोबारा आ गए, ये मुझे सवाल ये दोबारा कैसे आ जाते हैं? ये जो नेग्लिजेंस होती है, ये इतनी छोटी नेग्लिजेंस है अथॉरिटीज़ के लिए कि जी इनको 3 महीने के लिए मुअत्तल कर दो, उसके बाद वापस आके दोबारा वही प्रैक्टिस शुरू कर दें। फैसल, बदकिस्मती से पाकिस्तान की जो प्रैक्टिस है वो तो यही है कि ये सिर्फ एक केस नहीं है, इस तरह के बेतहाशा केस हैं जो इस तरह की नेग्लिजेंसी के बाद उसकी ज़िंदगी और मौत का सबब बन जाते हैं। उस ख़ानदान पर क्या कर्ब गुजरती है ये तो सिर्फ हम सोच ही सकते हैं।
तो उसके बाद ये लोग बहाल कर दिए जाते हैं। ये भी 11-12 साल पहले जब वाकया हुआ था 2009, 23 अगस्त को ये हुआ था, उस वक्त हमने रिपोर्ट भी किया था ये वाकया। तो ये उस वक्त ये आए तो थे एक खुशहाली के लिए कि एक डिलीवरी होगी, कल इनके घर खुशियाँ होंगी, लेकिन वो जो जिस तरह उन्होंने नेग्लिजेंसी का मुजाहरा किया अस्पताल इंतज़ामिया ने, एनेस्थीसिया जो मिडवाइफ का जिस तरह काजी इस्माइल ताहिर साहब ने फरमाया फाखरा के वालिद ने, तो उसमें ये तो इंक्वायरी में चीज़ें साबित हुई हैं कि मिडवाइफ थी, उन्होंने एनेस्थीसिया दिया जिसकी वजह से उस बच्ची की हालत ख़राब हुई। और उसके बाद अच्छा इसमें आपको थोड़ी सी मैं माजी में जाना चाहूँगा, चूँकि ये सारे किस्से हमने खुद रिपोर्ट किए हुए, ये पूरी स्टोरी मैंने भी उस वक्त भी रिपोर्ट की थी। तो ये हुआ ये था कि जब ये एनेस्थीसिया दिया गया था, जब इसकी हालत फाखरा की ख़राब हुई तो ये बच्ची की डिलीवरी हुई, तो इनके वालिदैन को कहा गया था कि ये जो बच्ची है इसको आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ले जाएं, जो बच्ची पैदा हुई थी तो वहाँ ले जाएं। और ये काजी ताहिर, उनकी काजी इस्माइल ताहिर और इनकी वाइफ चिल्ड्रन कम्प्लेक्स में ले गए। वापसी आए तो फाखरा को उन्होंने कहा ये हमारे पास इसका इलाज नहीं है, तो इसको नश्तर अस्पताल में मुंतकिल किया जा रहा है। फौरी तौर पर यह सारा कुछ हुआ, चूँकि उनके हाथ से निकल चुका था ये केस, तो ये नश्तर अस्पताल में ले जाया गया। लेकिन ये जैसी रिपोर्ट हुई मीडिया पर, उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी ने इस पर आज खुद नोटिस लिया था। इसकी सारी रिपोर्ट उन्होंने सेक्रेटरी हेल्थ से मंगवाई थी, तो जिसमें ये साबित हो गया था कि एनेस्थीसिया जो है वो मिडवाइफ ने दिया था, जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ। उसके बाद उस अस्पताल को कुछ जुर्माने भी हुए और इनके जो इसमें कसूरवार ठहराए गए थे, जिस तरह आपने फरमाया चंद माह की सजा के बाद वो बहाल भी हो गए। लेकिन 10, 11, 12 साल से ये बच्ची आज भी निश्तर अस्पताल के ICU वार्ड में पड़ी है। ये वेजिटेटिव स्टेज पर है, जिसमें आपका ब्रेन जो है वो डेड हो चुका होता है, सिर्फ हार्ट और सांसें चल रही होती हैं, नालियों से आपको मिसरोई तौर पर खुराक दी जाती है। ये इस कंडीशन में है। फिर बाद में 2011 में इनको चाइना भी भेजा गया था, क्योंकि चाइना से इनको कहा गया था कि वहाँ पर इलाज होता है, स्टीम सेल थेरेपी चाइना में होती है, तो वहाँ पर भी इस बेचारी का कोई खास इलाज ना हो सका। वैसी कंडीशन में कुछ माह के बाद इसको वापस मुल्तान में ले आया गया, यहाँ पर ये अभी तक उसी हालत में मौजूद है। आमिर, ये आपने पस मंज़र भी बताया, और अच्छा कि आपने पस मंज़र भी बता दिया कि उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने भी इसका नोटिस लिया। अब मैं दोबारा ये समझने से कासिर हूँ कि आला अदालत का काज़ी आला एक चीज़ का नोटिस ले लें, उसके बाद एक्शन हो और उसके बाद फिर डॉक्टर दोबारा रीइंस्टेट हो जाए, ये तो अलामान अल हफीज़ वाली सूरत हाल है। इसका मतलब तो ये कि बड़े से बड़ा भी यहाँ पे डिसीजन हो जाए, बड़े से बड़ा इंस्टीट्यूट भी इसका फैसला कर दे, उसके बावजूद भी हमारी इतनी रिटाई है कि वो बंदा फिर से वापस आ जाता है। बिल्कुल फैसल, ये तो यहाँ पर होता रहा है और हो रहा है कि चंद अरसे बाद इसमें 2 असूल मुरतब किए गए मेडिकल केस में कि एक पेचीदगी, एक गफलत। यहाँ पर इन डॉक्टर्स को पेचीदगी का फेवर दे के, फ़ायदा दे के इनको दोबारा चंद महीने की जो है सज़ा दे के बहाल कर दिया जाता है। चूँकि जब भी ऑपरेट होता है ये लिखवा तो पेशेंट के लवाकिन से या पेशेंट से, तो उसका इनको बड़ा मार्जिन मिलता है, जिसकी वजह से ये लोग दोबारा बहाल भी हो जाते हैं और आ भी जाते हैं। और जब ये अगर PMDC या कहीं भी इदारे में हेल्थ केयर कमीशन में चले जाएं तो वहाँ पर भी इनको कहीं ना कहीं, ज़ाहिर सी बात है, इनके डॉक्टर्स होते हैं या गैर जानबदार भी हम कहें, तो वहाँ पर इनको पेचीदगी का जो है वो फ़ायदा देकर इनको कुछ अरसे की सज़ा या जुर्माने करके इनको बहाल कर दिया जाता है। अच्छा, 2009 में एक आसिफ केस भी हुआ था, उसको भी वो नश्तर अस्पताल में लाए थे, एक छोटा सा ऑपरेशन था, उनको भी डॉक्टर ने एनेस्थीसिया की जो है वो ज़्यादा मिकदार दे दी थी, वो भी कौमे में चले गए थे, वो तो बेचारे रेलत फरमा के काफ़ी अरसे के बाद उनको भी बाहर ले जाया गया था। उसमें ज़रूर एक डॉक्टर को सज़ा मिली थी, उसकी PMDC कैंसिल कर दी गई थी। लेकिन इस जो फाखरा का अगर बात करें तो वो जो जितना भी हमला था उसमें उनको थोड़ी सी सजा मिली, अस्पताल को जुर्माने भी हुए, लेकिन उसके बाद उनको डॉक्टर्स को वो अभी ताहाल बहाल हैं। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा अलमी है आमिर के एक इंसानी जिंदगी और किसी की गफलत, किसी की लापरवाही, पूरा खानदान उजड़ जाता है, लेकिन वक्ती मौतली होती है और फिर होता क्या है कि वो हमें दंदनाते नजर आते हैं। साथ ही रहिएगा, काजी इस्माइल साहब वालिद हैं फाखरा के, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सर, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। जो आपका दुख है हम उसका अजाला तो नहीं कर सकते,
हमारे अल्फाज नाकाफ़ी हैं, लेकिन हम दुख के इस घड़ी में आपके हमरा खड़े हैं। अब हुक्म जारी हो जाता है, शख्सियत को मुअत्तल कर दिया जाता है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि वापस वो हमें इस मुआशरे में आज़ाद नज़र आते हैं, इस मुआशरे में दनदनाते नज़र आते हैं। प्लीज़ मुझे बताएगा, ये जो इस वक्त आपके घर का माहौल होगा, यकीनन एक वालिद के लिए ये बड़ा मुश्किल वक्त होता है, क्योंकि बेटियाँ वालिद के बड़े करीब होती हैं, उनकी जान होती है, उनकी आंखों की ठंडक होती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। मैं अपना शमा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि शमा ने 12 साल के बाद दोबारा इसी आवाज़ उठाई है। खाखरा जी, हम जिस कैफियत से गुजर रहे हैं, जिस अजियत से गुजर रहे हैं, ये अल्लाह ताला जानता है। इस अजियत से गुजरे बगैर कोई इस अजियत का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। हम जिस अजियत से गुजर रहे हैं, एक एक लम्हा, एक एक मिनट हमारे लिए अजियत का बायस है। और उसकी बच्ची की तकलीफ को देखते हैं और हमारा सारा दिन नस्तर हॉस्पिटल में उसकी वालदा का ICU में गुजर जाता है। और उसकी वालदा हर 2 घंटे बाद उसकी करवट लेती है। जैसे ही उसका पैम्पर ख़राब होता है और रात को अगर 12 बजे 2 बजे भी घर आती है तो फिर उसको फ़ौरन टेलीफोन आ जाता है कि आएँ इसका पैम्पर इसका चेंज करें, आ जाए फटाफट। फिर उसके टेस्ट करवाने हैं। उसके लिए जो मसाइल का पहाड़ है ना, उससे गुजरे बगैर कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। और ये वो बच्ची थी जिसके बारे में कहा गया था कि ये पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी। और मैं आपको बताता हूँ कि ये इन्होंने एक मुल्तान का बड़ा हॉस्पिटल, मेडिकेयर हॉस्पिटल, जो प्रोफेसरान मालिक हैं, उन्होंने हमारे साथ क्या किया, वो बैंक के पैनल पे अस्पताल था और वो बच्ची जिस वक्त तो वहाँ पे डिलीवरी के लिए गई है और बाद में सुओ मोटो एक्शन लिया और इंक्वायरी करवाई सुप्रीम कोर्ट ने। इंक्वायरी करवाने के बाद ये पता चला कि यहाँ पे एनेस्थीसिया एक मिडवाइफ मैट्रिक पास थी जिसे एनेस्थीसिया लिया गया। और वो बता रही थी कि इस अस्पताल के 5 मालकान में से एनेस्थीसिया के प्रोफेसर हैं। और वो एक मिडवाइफ से ही 5 साल से एनेस्थीसिया का काम लेते थे। और बाद में ये साबित भी हो गया ये सारा कि ये इनकी गफलत है। और उसके बावजूद PMDC ने इनको 1 महीने की ऑब्जर्वेशन लगा के मेडिकेयर हॉस्पिटल को छोड़ दिया। और उसके बाद मेडिकेयर हॉस्पिटल के मालकान ने कहा जी हमने तो ये हॉस्पिटल बेच दिया, अब नए मालकान आ गए। फिर इस हॉस्पिटल के मालकान ने सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था और एक बच्ची के साथ एक और ज्यादती की। बच्ची को उसी तरीके से एम्बुलेंस में इसी हालत में, कौमे की हालत में, अपने अस्पताल में बुला के एक इससे फीता कटवाया कि हम यहाँ पे ना इस बच्ची के नाम से स्टेम सेल बनाएंगे और इस बच्ची के नाम से जो और भी इस तरह के कौमे के मरीज हैं उनका भी हम इलाज करेंगे और फ्री करेंगे। उसके बाद ये इन्होंने मुझे बताया कि अब तो हम अस्पताल के मालिक नहीं रहे, अब तो नए मालकान आ गए। वो भी हमारे साथ एक इन्होंने घिनौना मजाक किया, ऐसा मजाक किया कि जो हमारी तकलीफ में और इन्होंने इजाफा कर दिया। और वो ये 2010 की बात है। आज 2000 आप देखें 21 आ गया, 21 भी अब ख़त्म हो रहा है। हमारे जो हालात हैं वो हालात इस तरह के हैं कि हम उन हालात से जिस तरह से नबर रवा हो रहे हैं, ये अल्लाह ताला का महज फजल है कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे रहा है। और हम ये चाहते हैं कि इस तरह के जो वाक़यात हैं उनकी रोकथाम के लिए हुकूमत या अदारे कुछ भी नहीं कर रहे। और जितने अदारे बने हैं, हेल्थ केयर कमीशन है या PMDC है या और भी हैं, वो सब बेबस हैं इस माफिया के आगे। जैसे वज़ीर आज़म साहब फरमाते हैं कि माफिया तो ये भी एक माफिया है। बिल्कुल। और ये आप देख लें कि और इसकी पकड़ बेहद जरूरी है सर, इसकी पकड़ बेहद जरूरी है काजी साहब, क्योंकि आपकी बेटी इस पूरी कौम की बेटी है ये। और हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में किसी का बच्चा इस तरह के हालात से ना गुजरे, किसी के वालिदैन को ये तकलीफ ना देखनी पड़े। बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। आमिर इकबाल, ब्यूरो चीफ मुल्तान हमारे साथ मौजूद है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अभी आपको अहम खबर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री से ये अहम खबर है, जहां नस्लाचार इन्हदाम केस की समाअत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 टोक हुक्म दे दिया, कहा अभी जाएं, कराची की सारी मशीनरी लें और नस्लाचार गिरा दें। इसके साथ साथ अदालत ने तिजोरी हाइट्स भी गिराकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री से अहम खबर, नस्लाचार इन्हदाम केस की समाअत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे में 2 टोक हुक्म दिया है और ये कहा है कि अभी जाएं, मशीनरी ले और नस्लाटार को गिराएं और इसके साथ साथ तिजोरी हाइट्स भी गिराकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया है। इसके अलावा
चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने 35,000 प्लॉट्स की चाइना कटिंग, नस्ला टार, तिजोरी हाइट्स, अलादीन पार्क और किडनी हिल पार्क की रिपोर्ट भी तलब कर ली है और रेलवे अराजी से तजावुजात का खात्मा, सर्कुलर रेलवे बहाली के इक़दाम का जायजा भी इस समात में लिया जा रहा है और गुज्जर नाला, औरंगी और महमूदाबाद नाला मुतासरीन की बहाली का केस, इसकी भी समात जारी है। तो सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में अहम मुकदमात की समात है और ऐसे में बड़े अहम रिमार्क्स हैं। नस्ला टार इन्हदाम केस की समात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिया है 2 टोक हुक्म कि अभी जाएं और नस्ला टार को गिराएं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, तिजोरी हाइट्स भी आज गिराकर रिपोर्ट पेश करे। चीफ जस्टिस की कमिश्नर को हिदायत, आपका यहां से जेल जाने का इरादा है। चीफ जस्टिस की कमिश्नर की सरजनिश, कहा ये कमिश्नर कहलाने के लायक ही नहीं है। तो चीफ जस्टिस इंतहाई बरहम नजर आए आज और 2 अहम मामला जिस पे डिस्कशन हुई है सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में नस्ला टार को इन्हदाम करने का केस, और ये कहा गया है कि साथ ही साथ तिजोरी हाइट्स को भी गिरा दिया जाए। जो मुकालमा हुआ वो भी आपको बताएं। चीफ जस्टिस और कमिश्नर कराची के दरमियान जब पूछा गया कि वो काम हुआ या नहीं हुआ, यानी नस्ला टार का गिराने का काम, तो इस पे कमिश्नर कराची ने जवाबन कहा कि हमें आपसे रहनुमाई दरकार है। इस पर चीफ जस्टिस हुए बरहम और उन्होंने कहा कि ये 18 ग्रेड के अफसर हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं। साथ उन्होंने सरजनिश करते हुए ये भी कहा कि क्या आपका यहाँ से जेल जाने का इरादा है, ये कमिश्नर कहलाने के लायक हैं। और इसके बाद उन्होंने हुक्म दिया कि अभी जाएं और नस्ला टार गिराएं, सारी मशीनरी कराची से लेकर जाएं और गिराना शुरू कर दें। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और ज़रा अपने इंटरेस्ट की बात करते हैं। जब फैसल कहते हैं ना कि अब मैं अपने फेवरेट टॉपिक की बात करूंगा, यानी घूमने फिरने की, और जब मैं ये कहूँ तो आप समझिए कि कपड़ों की, शॉपिंग की, मेकअप की बात हो रही है। तो अभी हम कपड़ों की बात करेंगे क्योंकि मौसम बदल रहा है और जब मौसम बदलता है तो फैशन भी बदल जाता है और हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि भाई ट्रेंडी कपड़े हमने पहनने हैं। किसी भी महफिल में आप जाएँ, सबसे ज़्यादा खूबसूरत नजर आए और सब कहेंगे अच्छा मौसम के लिहाज से बड़ा ही ज़बरदस्त जोड़ा पहना हुआ है। सर्दियों की आमद हो चुकी है और सर्दियों में बड़ा मुश्किल होता है कपड़ों की सिलेक्शन की। अच्छा आप सर्दी से भी बचें और आप प्यारे भी लगें, वो एक ये ना हो ना कि फैसल आप कुर्सी लग रहे हो, सारा कुछ आपके ऊपर हो, तो ये बड़ा मुश्किल होता है कि आपने सिलेक्शन करनी कैसे है। और कराची का मौसम अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने आपको कल भी बताया था कि 4 मौसम है तो दिन में 4 जोड़ों की जरूरत है। और अगर हम बात कर लें पंजाब की, तो पंजाब में होता ही है कि वहाँ पर अभी सर्दी है, तो सर्दियों में शादियों का सीजन भी बढ़ जाता है और जब वेडिंग सीजन आता है विंटर में तो फिर और मुश्किल हो जाती है। और फिर ये भी सुनने को मिलता है कि खवातीन को तो सर्दी लगती नहीं है, माशाल्लाह से स्लीवलेस भी पहन लेती हैं, हाफ स्लीव्स भी पहन लेती है। अब ये बड़े मसले हैं और मर्द हजरात उनके लिए कितना मुश्किल है कपड़ों की सिलेक्शन सर्दियों में, इस पे भी हम बात करेंगे। हमें डिजाइनर्स ज्वाइन कर चुके हैं, हिना सलमान हमें लाहौर से ज्वाइन कर चुकी हैं और समर मेहदी हमें कराची स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग समर, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा हिना भी हमें ज्वाइन कर चुकी है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम हिना, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल ठीक। How are you? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सो समर आपसे स्टार्ट करते हैं। सर्दियां कराची में तो आती ही नहीं हैं, बड़ी मुश्किल से आती हैं, चंद हफ्तों के लिए। कराची वालों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ये सोचना कि यार वेलवेट पहननी है, शिफॉन को ही हम रखें या फिर कोई और जैसे जामावार हो गया या कोई और अगर हम कहेंगे स्टफ हो गया, तो कितना मुश्किल है अगर हम कराची को मद्देनजर रखते हुए बात करें। अगर हम सिर्फ कराची सेंट्रिक बात करें तो मैं हमेशा क्लाइंट्स को ये मशवरा देती हूँ कि बहुत ज़्यादा वेलवेट्स या बहुत ज़्यादा मोटे कपड़े पे इन्वेस्ट नहीं करो। अगर दिल खुश करना है कि यार हम भी सर्दियाँ एंजॉय कर लें तो थोड़ा सा वेलवेट की ट्रिमिंग्स लगा लो, मे बी एक स्लाइट वेलवेट की शॉल ले लो, परहैप्स वेलवेट का कॉलर, वेलवेट के कफ्स हो जाएं, लेकिन टच हो जाए ना वेलवेट हाँ का। टच हो जाए पूरा अगर सूट आप वेलवेट का करोगे तो साल के 10 महीने वो और मजाया हो चुका है। वेलवेट बड़ी महंगी है ना, ऐसा ही है। अच्छा हिना, जब हम पंजाब का रुख करते हैं ना तो अब तो लाहौर में काफ़ी सर्दी है और लाहौरी जो हैं उन्हें बड़ा मुश्किल होता है ये कि अच्छा आपने प्यारा भी लगना है और आपने सर्दी से भी बचना है। तो प्लीज़ ज़रा आप मुझे बताएं कि पंजाब के मौसम को या फिर अगर हम कहें कि इस्लामाबाद के मौसम को मद्देनजर रखते हुए अभी क्या इन है फैशन में, या ख़वातीन जो है किस तरह से अपने आप को कवर भी कर सकती है और खूबसूरत भी लग सकती है? पंजाब का मौसम इंतहा डिफरेंट है बिकॉज कराची से अगर हम कंपेयर करें, लाहौर में तो वेलवेट्स आर ऑलवेज बीन वेरी हॉट फेवरेट और नवंबर जब आता है तो वेलवेट्स की बहारें लाहौर में आ जाती है, वेलवेट्स, प्लशी, इसके अलावा भी और बड़े वुलन फैब्रिक्स हैं, कैश्मीर फैब्रिक्स हैं, वो बहुत चलते हैं। और ये कि जिस तरह पंजाब की गर्मी भी बहुत ज़्यादा उस तरह पंजाब की सर्दी भी बहुत ज़्यादा है और पीपल आर मोर इनटू स्पेंडिंग ऑन विंटर्स एज वेल। जैसे जब विंटर्स आते हैं तो एकदम से वो जो फील होता है ना फॉल की, ग्लूमिनेस की, कलर्स उस
इस तरह के हो जाते हैं, ब्लैक्स एंड ग्रेज एंड मैरून्स एंड अर्थ टोन्स, और वो एकदम से आपको कहते हैं ना एकदम से चेंज ड्रिफ्ट होता है। अच्छा, जब हम कराची में, तो ऑब्वियसली आई हैव स्पेंट मेनी इयर्स इन कराची में इंटायर ईयर एक जैसा रहता है। वो सिर्फ वो फील कराते हैं कि विंटर्स है, लेकिन विंटर्स होता नहीं है। अच्छा सबर, मुझे ये बताएं कि ख़वातीन जो हैं वो कहते हैं कि बजट के अंदर भी हमारा कपड़ा आ जाए और हम जो है खूबसूरत भी लगें और हम जो है फैशन को भी फॉलो करें, तो ये जो बढ़ता हुआ रुझान है महंगे कपड़ों का, उससे ख़वातीन कभी कभी डिप्रेशन में भी चली जाती हैं क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाती हैं। तो अभी अगर हम इस सीज़न की बात करें, तो इस सीज़न में जो कपड़े हम देख रहे हैं मार्केट में, अगर हम उसको घर में ही बनाना चाह रहे हैं, तो कोई एक सस्ता खस्ता मशवरा अगर आप हमारी ख़वातीन को दें। हमारे पास फैसल भी है, फैसल भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। ये आपने कहा खातीन डिप्रेशन में आती हैं महंगे कपड़ों में। हाँ। खातीन क्यों डिप्रेशन में आती? अच्छा, खरीद नहीं पाती ना बेचारी। अच्छा, कुछ ऐसी खवातीन भी होती नहीं, लेकिन मैरिड को तो नहीं खरीदना होता। नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। मैरिड में तो जिनको देना होता है उसने डिप्रेशन में आना है ना। उनका भी फर्ज है खैर देना, लेकिन वो कमा के अपने भी खुद लेती हैं, ऐसी भी बात नहीं है। प्लीज कैरी ऑन। अच्छा, नहीं, आई वुड से देखो, ये तो बात बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि इन्फ्लेशन इस कदर है, और इस साल तो हमने इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन देखा है, बल्कि हाइपर इन्फ्लेशन देखा है कपड़े के प्राइसेस। यही सोच के एट समर मेहंदी वी कम अप विद अ न्यू लाइन। लास्ट दिसंबर हमने इसको लॉन्च किया था। इट्स कॉल्ड स्टेटमेंट बाय समर मेहंदी। और इसमें हमारे कपड़े जो हैं वो तुम्हें 2500 से लेके 7000 की रेंज के बीच में मिल जाएंगे। अच्छा। और उसमें सब तरह के सेपरेट्स हैं। मैंने खुद भी इस वक्त स्टेटमेंट बाय समर मेहंदी पहना हुआ है। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि दिन में अगर आपने एज अ वर्किंग वुमन काम पे पहना है, शाम को उसको आप डिफरेंटली स्टाइल करके इवनिंग में भी पहन सकती हैं। शर्ट्स हैं, ट्राउजर्स हैं, लॉन्ग कमीज़ेस हैं, शॉर्ट कमीज़ेस हैं, जैकेट्स हैं, थ्रोज हैं, जो कि आप मिक्स एंड मैच कर सकती हैं। तो अगर आप उसमें से एक वाइट शर्ट ले लें, एक ब्लैक पेयर ऑफ ट्राउजर्स ले लें और 2 डिफरेंट तरह के थ्रोज या जैकेट्स ले लें, तो उसको भी आप मिक्स एंड मैच करके 3-4 अलग अलग लुक के आउटफिट्स बना सकती हैं और आप खूबसूरत और ट्रेंडी लग सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा है ना, चूंकि आपकी वेडिंग कलेक्शन बड़ी ज़बरदस्त होती है, मैंने खुद भी पहनी हुई है, तो मुझे ये बताएं कि अब हमारी होता ये कि जब शादियों का सीज़न होता है तो हम ये सोचते हैं कि ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्यूजन जो है वो दोनों ही होना चाहिए ना। आप ट्रेंडी भी लग रहे हो और आपने ज़रा खुद को कवर भी किया हुआ हो। तो जो अब आपकी वेडिंग कलेक्शन के हवाले से अगर मैं बात करूं कि जो इस सीज़न में, विंटर सीज़न में पंजाब के मौसम को मद्देनज़र रखते हुए अब सामने आई है, उसमें क्या ऐसी ख़ास बात है या क्या ऐसी ख़ास बात होनी चाहिए आपको ख़रीदारी करते हुए, आपके माइंड में ऐसी क्या ख़ास बात होनी चाहिए कि आपके पैसे भी बच रहे हैं और आपका वो जो कपड़ा है वो अगले साल भी चल रहा है और वो आपका कपड़ा वेस्ट भी नहीं हो रहा? अच्छा, महक, सबसे बड़ी बात है कि जब विंटर सीज़न की बात आती है पंजाब वाली साइड पे, तो हमेशा से वेडिंग अलार्मिंग होती है, बिकॉज वेडिंग्स होती ही ज़्यादा विंटर्स में। तो लोग ज़्यादा आजकल विंटर से स्पेंड करने के बजाय मोर फोकसिंग ऑन वेडिंग्स, बिकॉज आपको पता है कि जैसे कोविड की वजह से द इंटायर 1.5 ईयर वी वर लाइक स्टक, और अब जब लोग निकल के बाहर आ रहे हैं तो दे आर मोर इनटू कलर्स, मोर इनटू कट्स, और इस वक्त ग्रीन्स और ब्लूज़ के ह्यूज़ बहुत चल रहे हैं, पीसेस बहुत इन हैं। और अब बात ख़रीदारी की जाए तो आप ये देख सकते हैं कि कौन सा ऐसा कपड़ा, कौन सा ऐसा फैब्रिक है जो कि आपको जो कि पायदार भी हो, ड्यूरेबल भी हो, ट्रेंडी भी हो और वेरेबल भी हो। तो आई थिंक आई वुड अगेन फोकस ऑन वेलवेट्स, बिकॉज हम लोग जिस सीज़न में रहते हैं, हम लोग जिस जगह रहते हैं, वहाँ हम 3 से 4, 3-3.5 महीने तो हम लोग अपनी वेलवेट्स पहन सकते हैं। इसके अलावा ये है कि विलन फैब्रिक भी बहुत इन है और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं। इवन वेलवेट्स भी आर नॉट दैट एक्सपेंसिव, और वो आप वेडिंग्स में भी पहन सकते हो, लाइक टेक अ वेलवेट शॉल विद अ प्लेन स्टाफ, और वो आप कैजुअल वेयर में भी पहन सकते हो, लाइक डिनर्स, लाइक कोई रिसेप्शन है या किसी घर जाना है। तो ये ऐसा फैब्रिक है कि आई वुड रिकमेंड माई क्लाइंट्स टू वेयर इन द विंटर सीजन। ओके, अच्छा, इफ आई कैन कम नाउ इन बिटवीन, आपने कहा था 2500 से 7000 की रेंज है, हिना के भी। अच्छा, ब्राइडल कलेक्शन में तो अभी नहीं आए क्योंकि मुझे रिसेंटली एक हार्ट अटैक हुआ है, बट जाहिर है बेगम के लिए जोड़ा खरीदना पड़े तो मियां वो हार्ट अटैक आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप लोगों ने जो भी बात की है, तो कल मैं गया 1000 रुपए लेके। अच्छा। अब आप लोगों के आते हैं विंटर कलेक्शन, और मैं अपनी विंटर कलेक्शन लेने गया लंडा कलेक्शन से। अच्छा। तो 1000 रुपए में मैं कितना सक्सेसफुल हुआ, पहले जरा ये देखते हैं। तमाम मर्द कैमरे के उस पर बैठे होंगे, मैं कह रहा हूं फैसल करीम ने हमारे दिल की आवाज जो है ना वो बन गया। लेके चलते हैं आपको। चलें। 1200 वाला सिर्फ 300 रुपए में दे रहा हूं मेरा भाई, ये VIP कॉटन ही आ गया भैया।
अच्छा, मैं बात यह है कि खातीन का तो होता है विंटर कलेक्शन और मर्दों का होता है ये लंडा कलेक्शन। अब आपने पता नहीं कितने महंगे महंगे कलेक्शन दिखा दिए, ये 300 रुपए में मेरे भाई, यानी हो गए शाम, गिर गए दाम। सर्दियां आए, खातीन चाहे जितने भी महंगे कपड़े लें, मर्दों की एक ही डेस्टिनेशन है, लंडा जिंदाबाद। आए आपको अंदर लेके चलते हैं। यार ये कितने की? ओ तेरी खैर, ये भी 300 रुपए में। बेहतरीन जैकेट्स हैं ये, और सर्दियों के हिसाब से जो कराची की सर्दी है उसके हिसाब से तो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये है सिर्फ 300 रुपये में, 300 रुपये में, 300 रुपये, 300 रुपये, लूट का माल उठा मेरा भाई। अच्छा जी, जो 300 रुपये की यहाँ पे भाई आवाज़ लगा रहे हैं, ये कहाँ का दाना है भाई? 100 रुपए की टी शर्ट। अच्छा, ये 100 रुपए की अब निकाल ली है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि कैमरा देख के आपने ना दाम गिरा दिए? एक ही दाम, ऐसी बात है, ऐसा मसला नहीं है यार, कैमरा देख के क्या कर रहे हैं। अच्छा, हम तो ले रही है ना यार। ये बताएं कि इतने महंगे बाहर कपड़े मिलते हैं और लोग जो है वो भागते हैं ना ब्रांड के पीछे, यहाँ पे कितने लोग आते हैं? माशाल्लाह, जितने बाहर भागते हैं ना, अब ऐसा हो गया कि अब उससे डबल आते हैं। यहाँ पर सेल्फ सर्विस होती है, अपनी मर्जी से कलर निकालते हैं, अपनी मर्जी से चॉइस करते हैं, पहनते हैं और फिर ले जाते हैं। क्या बात है जी। तो कम खर्च, बाला नशीन, जब भी आपको सर्दियों में अच्छे कपड़े चाहिए और सस्ते कपड़े चाहिए तो लंडा बाजार आइए। सिर्फ जैकेटें ही नहीं, यहाँ पे ट्राउजर भी हैं। सस्ता चाहिए, लंडा आइए। अच्छा भाई, 1000 रुपए लेके मैं आया था यहाँ पे और 300 की मैंने जैकेट ले ली अच्छी सी और 100 रुपए की मैंने टी शर्ट ले ली अंदर। अब मेरे पास ये 500 मजीद है और पहले के बजे 100 तो भेजे 600 रुपये। तो अब हम ज़रा जीन्स भी देख लेते हैं। भाईजान सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। क्या प्राइस है? प्राइस भाई मुख्तलिफ हैं, अलग अलग हैं। 250 भी है, 350 भी है, 300 भी है। वाह भाई, ज़बरदस्त। और कलर भी आपके पास सारे हैं? कलर भी। ज़रा एक मुझे डेनिम ब्लू दिखाए ना। ये आप डेनिम ब्लू देख रहे हैं? वाह 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 वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, डैमेज स्टाइल भी है, लेकिन नहीं डैमेज नहीं, मुझे नॉर्मल दिखा दे। नॉर्मल भी है, ज़बरदस्त। कितने की होगी ये? 300। ये 300 की होगी? 300 रुपये। ज़बरदस्त। यानी कि 300 की हो गई तो 300 की जैकेट, 300 की जीन्स हो गए 600 और 100 रुपये के अंदर की हो गई शर्ट अपर अच्छा सा, तो ये हो गए 700। अभी भी मेरे पास 300 रुपये बचते हैं। हम 1000 रुपये की शॉपिंग यहाँ करके और अब खाना खा के घरों को जा रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़। और 200 रुपए की बिरयानी खाई और ये 100 रुपए वापस ले आया। ये देख सकते हैं, यानी टोटल शॉपिंग की तुमने 700 रुपए की और उसमें वापसी में एक बिरयानी, एक कोल्ड ड्रिंक और 100 बच भी गए। यानी मर्दों की शॉपिंग बड़ी आसान और बड़ी सस्ती होती है। ये कह रहे हैं, यानी आप ये कह रहे हैं कि खवातीन जो है वो हमेशा महंगी चीजों पे हाथ रखती है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो आपने खुद देखा। देखिए, हमारी फिर मर्दों के हवाले से अगर हम ये कहें कि हमने अपने मियाँ को सेलेक्ट किया तो वो भी बड़े महंगे हैं। अच्छा जी, है ना, आपकी तरफ आती हूँ। यकीनन ये पैकेज आपने भी देखा होगा। मुझे बताएं कि क्या वाकई, मतलब जैसे सलमान भाई, अगर मैं सलमान भाई के हवाले से बात करूँ तो क्या ऐसा ही है कि वो कहते हैं ठीक है मैं कहीं से भी खरीद लूंगा, लेकिन ना जो तुमने कपड़े डिजाइन के ना बहुत महंगे, भाई जब खवातीन खरीदने आएंगी ना तो वो तौबा करेंगी। नहीं, वो भी कहीं से नहीं खरीदेंगे, वो यहाँ से तो बिल्कुल भी नहीं खरीदेंगे। लेकिन ये कि नहीं भाई ऐसी नहीं है, लेकिन सहूलियत सबके लिए होती है। जैसे अब एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती चलूँ कि नया आया है, प्री लव्ड क्लोथ्स का। दैट्स वेरी मच इन ऑन सोशल मीडिया। लाइक समवन, लाइक अगर कोई ब्राइडल आउटफिट्स हैं और उन्होंने एक बार पहने हैं तो वो सोशल मीडिया पे एक वेबसाइट्स आ गई हैं प्री लव्ड क्लोथ्स के नाम से, जहाँ आप अपना ब्राइडल आउटफिट दे सकते हैं और बता सकते हैं कि इट्स वंस वोर, इट्स ट्वाइसली वोर और इट्स नॉट यूज्ड लाइक। और वहाँ काफ़ी अच्छे बायर्स हैं जो कि वाकई सफ़ेद पोश बायर्स हैं जो कि वाकई डिज़ाइनर्स को नहीं अफोर्ड कर सकते और वो कहते हैं कि हमें वही चीज़, डिज़ाइनर्स की चीज़ बनी हुई, उनके टैग चीज़ें हमें कम प्राइस में मिल सके। तो दीज वेबसाइट्स आर वेरी मच वायरल दीज डेज एंड आफ्टर कोविड तो ख़ास तौर पे। बिल्कुल। अच्छा समर, आप मुझे बताएं कि एक जोड़ा अगर शादी के लिए कोई भी खातून जोड़ा पसंद करती हैं तो वो अब तो ये ख्याल है कि 3-4 लाख से नीचे का तो जोड़ा बनता ही नहीं है।
वो लोग जो कि 3-4 लाख का अफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं। तो क्या ऐसा होता है कि किसी डिज़ाइनर के जोड़े को उठा के लेकर आया जाए और फिर कहा जाए कि इसके अंदर ये कमी पेशी कर दें और इसको आप मैक्सिमम हमारे बजट के अकॉर्डिंग कर दें? हाँ बिल्कुल, देखो एक तो मैंने कभी से इस फिलॉसफी में बिलीव नहीं किया, मैं ये लाखों के जोड़ों में बिलीव नहीं करती कभी भी फॉर ब्राइडल, बिकॉज वो कोई नहीं पहनता, ज़्यादा अपने भाई या देवर की शादी में बाद में आपने पहन ली एंड देन दैट्स इट। हाँ सो मैंने पर्सनली मैंने कभी नहीं, मेरी एक लिमिट है और उसके ऊपर मैं नहीं जाती कभी, बिकॉज क्लाइंट दे भी तो आई जस्ट डोंट एग्री विद दैट फिलॉसफी। अच्छा, आप क्लाइंट को मना कर देती हैं? मतलब वी वर्क इट आउट इन सच अ वे, आई थिंक मेरी सेंसिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही फिर क्लाइंट्स भी आते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि मैं 2000 में या 50,000 में बना दूंगी, लेकिन एक रीजनेबल अमाउंट ब्राइडल के लिए होना चाहिए। लाखों की कहानी मुझे समझ नहीं आती। एक मेरा सवाल है, यही फिर मैं हिना से भी पूछूंगा कि हमारे यहाँ ठीक है अवेयरनेस तो है कि जी हम अकॉर्डिंग टू वेदर कौन सा हम जो है कलेक्शन पहने, लेकिन हमारे यहाँ कस्टमर्स को अभी तक ये अवेयरनेस नहीं है कि अगर आपको कोई स्किन एलर्जी है तो आप जाएं और जिस भी आउटलेट पे आप जा रहे हैं आप उनको बताएं कि मुझे ऐसा ऐसा इशू है तो मुझे आप ये फैब्रिक दीजिएगा। होता यही है कि आप गए, आपने ले लिया, अच्छा जी अब आके आपको इचिंग का इशू हो गई सारी, अब वो डाल देते हैं जी जो आउटलेट है उस पे कि देखें यार उन्होंने तो गलत फैब्रिक यूज़ किया, उन्होंने तो इतना घटिया काम किया, तो अब मुझे देखे ऐसे रश पड़ गए तो अब यहाँ से नहीं लूँगी। तो इस हवाले से मैं चाहूँगा कि आप देखना लोगों को बताएं। आई थिंक ये तो बहुत क्लियरली जब आप क्लोथिंग बनाते हैं तो आपके लेबल्स पे ही लिखा होता है। हम लोग तो मेंशन करते हैं कि भाई अगर कोई चीज़ प्योर है, प्योर कॉटन है या प्योर सिल्क है तो वो प्योर है, अगर कोई विस्कस है, पॉलिएस्टर ब्लेंड है तो वो है। अगर आपको पॉलिएस्टर नहीं सूट करता, ये इचिंग और रैश पॉलिएस्टर से ही मिक्स से होता है, जो कॉटन और पॉलिएस्टर मिक्स होता है। लेकिन फिर ऑब्वियसली क्लाइंट को ये भी सोचना है कि अगर आप प्योर ले रहे हैं जाके तो प्योर कम्स विद अ कॉस्ट। सो या तो आप फिर कॉस्ट देख लें या फिर आप कोशिश करें कि फिर आप कम कपड़े बनाएं और परहैप्स ऐसे करें कि जिनसे आपको एलर्जी ना हो। तो ये तो क्लाइंट के अंदर भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो टैग्स पढ़े, लेबल्स पढ़े, उन पे क्या इंस्ट्रक्शंस पढ़े हैं वो देखे। और ये जो अभी प्री लव्ड का ये जिक्र कर रही थी, बहुत सही कह रही है। मेरे पास अक्सर अब ऐसा होता है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि कोविड की वजह से लोगों की इनकम्स में भी इफेक्ट हुआ है, ओवरऑल बिजनेसेस इफेक्ट हुए हैं, तो बहुत से लोग अपनी माओ के, अपनी बड़ी बहनों के कपड़े लेके आते हैं और उनको कहते हैं अप साइकिल कर दें। पहले रीसाइकिल कहते थे, अब अप साइकिल कहते हैं। एंड यू चेंज इट अराउंड, आप उसको रीवैम्प करके एक बिल्कुल ही नया आउटफिट बना के उनको दे देते हो एट हाफ द प्राइस। यही सवाल है ना, मैं आपसे भी यही कहूंगा कि लोगों में इतनी बड़े मजेदार मैं बात सुन रही थी कि प्योर फैब्रिक जो है वो ऐसा है और इस पर स्किन फ्रेंडली होना चाहिए, एक्जिमा ना हो, बिकॉज एक्जिमा का बहुत प्रॉब्लम है आजकल और विंटर्स में तो बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, जो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं ना, जो मैं अपने रीजन की बात कर रही हूँ, लाइक दिस एरिया, लाइक पंजाब वाली साइड पे, जहाँ कपड़े बहुत ज़्यादा लोग भर भर के पहनते हैं और वहाँ लोग कहते हैं कि वाई पंजाब इज़ फेमस इनटू लॉट्स ऑफ हैवी आउटफिट्स, बिकॉज यहाँ का ट्रेंड है, यहाँ का ट्रेंड है। अच्छा, तो आप बात करें फैब्रिक की, अब फैब्रिक तो नजर ही नहीं आता ना, द वर्क वी ट्राई टू, हम लोग जितना काम डालते हैं तो जब वो कपड़े जब उतर रहे होते हैं ना तो हाथ सारे के सारे जो होते हैं ना स्क्रैच्ड होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ ना प्योर फैब्रिक काम आ सकता है ना सिंथेटिक फैब्रिक काम आ सकता है, वहाँ से एस्थेटिक सेंस काम आ सकता है। हाँ ऐसा ही है बिल्कुल, क्योंकि मुझे याद है जब मेरी शादी थी तो मैंने जो लहंगा पहना वो 7 kg का था और उस टाइम में मैंने शौक में ले तो लिया, लेकिन जब वो बाद में मेरा आशा हुआ क्योंकि वो उतर ही नहीं रहा थे, इतनी मुश्किल से उसको जो है वो 7 kg का था, 7 किलो का वो लहंगा था। अच्छा है ना, मुझे ये बताएं कि आजकल हमारी सोसाइटी में वेस्टर्न ड्रेसेस का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। हम देखते हैं हमारे मॉडल्स, हमारे एक्टर्स, और फिर उन पर तनकीद भी होती है। वॉच शो में अक्सर हमने देखा बाद में पिक्चर्स आती हैं, हमारी आम आवाम सोशल मीडिया पर देखती है और फिर तनकीद का एक अंबार सा लग जाता है। क्या अब हम ये देखें कि ईस्टर्न को भूलते जा रहे हैं या फिर हम ये देखें कि वेस्टर्न ईस्टर्न से अच्छा आ रहा है इसलिए फिर अट्रैक्शन ज़्यादा वहाँ पर हो रही है? दरमियान में आपको क्या लगता है मसला है कहाँ पर? अच्छा महक, आई वुड से दैट अभी हमने पिछले दिनों देखे, हमने विटनेस की अवार्ड्स हुए, आईपा अवार्ड्स हुए, उसके अलावा देयर वर अनदर अवार्ड्स गोइंग ऑन जिसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग हुई आउटफिट्स के ऊपर। एंड वी आर सेलिब्रिटीज़ एंड मोर ऑफ लाइक हमारे काफ़ी लोग जो थे, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ वेस्टर्न आउटफिट्स को कैरी कर रहे थे। अच्छा, आई हैड दिस ये कन्वर्सेशन मैंने एक और टीवी चैनल में बैठ के की थी कि यू नो कि बीइंग अ पाकिस्तानी एंड रिप्रेजेंटिंग आवर ओन कंट्री, वी शुड बी प्राउड ऑफ वेयरिंग समहाउ अ कंटेम्प्रेरी पीस
in our own way, in our own statement. Like if we can modify शलवार कमीज, if we can modify हमारा सबसे बड़े एशियन अगर हम बात करें तो साड़ी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा है, और साड़ी बहुत ज़्यादा स्टाइल्स में कैरी किए जा रहे हैं, लाइक लहंगा साड़ी, इसके अलावा शर्ट के ऊपर ड्रेप हो रहा है फैब्रिक, उसको भी बेल्ट के साथ आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो साड़ी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको बहुत टेपर्ड, बहुत स्लिम और बहुत फाइन और बहुत एक स्टेटमेंट लुक लेकर आती है सामने। और काफ़ी ट्रोलिंग के बाद हमने देखा कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट भी वेस्टर्न लुक के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा, मेरा ये अपना ओपिनियन है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हमारा कल्चर और हमारी जो अपनी माशाल्लाह से ड्रेसिंग है समर, वो हम देखें तो बाहर के लोग यहाँ पर आकर पसंद करते हैं। देखो मैंने 4 साल यूके में फैशन में डिग्री ली है, तो मैंने पढ़ा है ना यूनिवर्सिटी अब्रॉड, तो मुझे पता है कि वो लोग कितना अप्रिशिएट करते हैं हमारे कल्चर को। एंड आई ऑलवेज, मेरे जितने भी यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स होते थे, मैं सब में कोशिश करती थी कि कुछ ना कुछ हमारा कल्चरल एस्पेक्ट उसमें इनकॉर्पोरेट हो, क्योंकि उनको तो यही पसंद है। अभी तुम्हें पता है H&M के अगर तुम वेबसाइट पे जाओ तो पूरा वो जो हमारा एक खास ढाबे का शलवार कमीज नहीं है, दे आर नाउ सेलिंग इट एट H&M, you know. So I mean they appreciate that look. देखिए, और बिल्कुल शी इज एब्सोल्युटली राइट कि हमारे यहाँ बहुत से सेलिब्रिटीज जो हैं वो नहीं कैरी कर सकते दैट पूफी काइंड ऑफ गाउन लुक। हमारी बॉडी शेप, हमारी सबकॉन्टिनेंट का एक जो शोल्डर्स हैं, सब कुछ है, वो नहीं ऑलवेज सूट। और दूसरा, हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल अभी ये चीजें नहीं हैं, क्योंकि हम फ्यूजन की तरफ चले जाएं या एक्सेप्टेबल जो एक वेस्टर्न वेयर है उसकी तरफ। अब ये कफ्स ट्रेडिशनली कोई ईस्टर्न कल्चर तो नहीं है, लेकिन इसको मैंने इनकॉर्पोरेट किया इन समथिंग दैट इज अ फ्यूजन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। तो ये थोड़ा सा यू हैव टू बी सेंसिबल कि आपको सूट भी क्या कर रहा है ना, ये भी हमारी शायद सोसाइटी का ये अलमिया बन चुका है कि अच्छा फलाने ने फलानी जगह पर ये पहना तो मैं क्यों नहीं पहन सकती। लेकिन ये है कि आपकी बॉडी पे वो चीज सूट करिए नहीं, ये चीज समझ में नहीं आती ना लोगों को। ठीक है, अच्छा हिना, आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं विंटर सीजन की बात करूं, कोई भी खातून अगर बाजार जा रही हैं, जो कि आप तो माशाल्लाह से डिजाइनर हैं, कमांड है आपकी इन चीजों पे, कितने तक का एक बजट बनाना चाहिए खातून को, जो घर में बैठी हुई खवातीन इस वक्त हमें देख रही हैं कि उनके पास विंटर कलेक्शन के लिए एक बजट मखसूस, और वो इतने में अपने कपड़े वो भी बना सकती है जो कि किसी महफिल में भी वो पहन रही हैं, और वो भी बना सकती हैं जिसमें वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडी भी नज़र आ रही हैं। तो आपके ख्याल में कि कितना बजट, इन्फ्लेशन का जो लेवल चल रहा है, प्राइस हाइक है जो मार्केट्स में है, और रोज़ाना ऐसी बात नहीं है, हम भी विटनेस कर रहे हैं कि रोज़ाना मार्केट्स में प्राइस हाइक हो रही है। इस तरह कि आज अगर फैब्रिक 600 पर यार्ड है तो 2 दिन बाद फैब्रिक 800 पर यार्ड है। पहले थोड़ा इस तरह का नहीं था, चेक एंड बैलेंसेस कहीं थे, बट अभी चेक एंड बैलेंसेस आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, बट स्टिल यू नो मार्केट में वुलन फैब्रिक की भी प्राइस वेरी कर रही है, वेलवेट्स की भी वेरी कर रही है। इसके अलावा रोज प्योर फैब्रिक्स की तो प्राइस इट्स रियली हाई, यू कैन नॉट अफोर्ड। अच्छा, आई वुड रिकमेंड टू वुमेन कि आप प्लेन्स में जाएं, प्लेन सूट्स में जाएं, एक लाइक डिपेंड्स ऑन, अगर आप पश्मीना लेते हैं, कश्मीर लेते हैं या वेलवेट लेते हैं, इट्स 600 पर यार्ड, 500 पर यार्ड, 450 पर यार्ड। उसके साथ आप कलर अपने दुपट्टों के, अपनी शॉल्स के चेंज करती जाएं, सो दैट वो एक मोनोटनी भी नहीं रहेगी और एक स्टाइल भी आ जाएगा। और आजकल वैसे भी सेम जैसे प्रिंटेड शर्ट और प्रिंटेड पैंट्स का फैशन बहुत ज़्यादा इन हुआ है। यू कैन वेयर अ सिंपल प्लेन स्कार्फ और व्हाटएवर, अ शॉल with the printed stuff. It will make somehow more of like style, more of like statement. You will look more tapered, more smart and more casual. सही। अच्छा समर, एक सवाल मेरा ये कि कुछ खवातीन कपड़े, जैसे मैं कपड़े बहुत महंगे बना लिए, कपड़े फिर आ भी गए, गिफ्ट भी आ गए, अम्मा ने भी भेज दिए, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है हम मोटे हो जाते हैं, और वो टाइम होता है कि आप सोचते हैं कि अब क्या करना है इन कपड़ों का, इतने महंगे कपड़े हैं, वो आपके कबर्ड में ही हैंगे। उस वक्त की खवातीन के लिए, या वो खवातीन जो कि महंगे कपड़े खरीद तो लेती हैं लेकिन बात का ख्याल नहीं रखती कि अच्छा बाद में भी हमारे काम आ सकते हैं, वो बस उस वक्त पहनिए तो ओके ठीक है, ऐसी खवातीन के लिए क्या मशवरा है, या कहीं भी पाकिस्तान में ऐसी खवातीन के लिए कोई कपड़े हैं? यार देखो, हम करते हैं, हम वी हैव अ लाइन कॉल्ड प्लस बाय समर मेहदी, वो सिर्फ प्लस साइज खवातीन ही के लिए है। ओके। और वो एक बिल्कुल सेपरेट लाइन है। और जब मैंने मैटरनिटी वेयर की लाइन शुरू की थी तो मैंने ये देखा था, बिकॉज हम मैटरनिटी लाइन भी करते हैं। अच्छा, एक आपके पास उसके लिए भी कलेक्शन है, पॉजिटिव बाय समर मेहदी। तो उसमें ये होता था कि मैं देखती थी कि वो मैटरनिटी तो लेती थी, वो जो प्लस साइज खवातीन थी वो भी आके लेती थी, बिकॉज मिलते नहीं है। और जो सपोजिटली प्लस साइज कपड़े मार्केट में है वो प्लस
प्लस साइज है नहीं है, यू नो। सो फिर मैंने ये लाइन शुरू की है एंड इसकी बहुत मार्केट है बिकॉज हमारे यहाँ खवातीन आर नॉट अ साइज 0 मोस्ट ऑफ द टाइम, और पेयर शेप बहुत होती हैं, तो अगर ऊपर से कम है भी तो यू नो एज द बॉडी गेट्स लो, मतलब नीचे की तरफ आप जाओ तो देयर हिप्स स्टार्ट टू गेट बिगर, तो पेयर शेप बॉडीज होती हैं, तो इस वजह से प्लस साइज क्लोथिंग बहुत बहुत नेसेसरी है और होनी ही चाहिए। अच्छा, जैसे हम मैटरनिटी के हवाले से बात करिए तो ये मतलब मैंने फर्स्ट टाइम ये चीज़ सुनी है, और क्या ये चीज़ मार्केट में आपको रिस्पॉन्स इसका कैसे आया है? देखो इट्स अ नीश मार्केट, ये है नीश मार्केट, इसके लिए एक सर्टन सेंसिबिलिटी चाहिए है, बट रिस्पॉन्स अच्छा है इन द सेंस के लोग कस्टम मेड मैटरनिटी वेयर बनवाते हैं, आते हैं सुकून से बैठते हैं, ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी हम डिस्कस करते हैं कि किस किस्म की, और फिर हम मैटरनिटी क्लोथिंग अफोर्डेबल इस तरह की बना के देते हैं जो उनके 3rd मंथ से लेके उसका ऑब्वियसली ये थोड़ी सी एजुकेशन, बिकॉज ये टेक्निकल चीज़ है। एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको शायद समझ लेते हैं कि अच्छा खवातीन इस दौरान फैशन नहीं कर सकती। ये एक साइंस है जो हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं कि किस तरह से मैटरनिटी क्लोथिंग बनती है, ये मतलब ये थोड़ी सी इसमें टेक्निकल एस्पेक्ट भी आता है, तो हम कोशिश करते हैं कि 3 मंथ से लेके और 9 मंथ्स तक इस तरह की क्लोथिंग करें जो उनके लिए उनको कैरी कर सके, ताकि बार बार कपड़ा खरीदने की जरूरत ना, क्योंकि इस कंडीशन में ज़ाहिर है बाहर भी इतना नहीं निकल सकते। अच्छा ही ना, क्योंकि विंटर में हम ये देखते हैं, जैसे आपने भी कहा ना कि बहुत ज़्यादा शादियाँ होती हैं स्पेशली पंजाब में, तो अभी शादियों के हवाले से अब तो लहंगों की डिज़ाइनिंग में भी बड़ी चेंजिंग्स आ गई हैं, जैसे आपने साड़ी का जिक्र किया उसमें भी बहुत सारी हम देखते हैं कि चेंजिंग्स आ गई हैं, तो अभी किस चीज़ के किस तरह के लहंगों की डिमांड है? वही ट्रेडिशनल सुर्ख जोड़ा ही चाहिए आपको बारात पे, या कुछ चेंजिंग्स हुई हैं? अच्छा महक, अर्थ टोन्स मैंने पहले भी जिक्र किया था, अर्थ टोन्स इन हो गई हैं, लाइक कॉपर, अगर आप पूरा ड्रेस आप कॉपर में दे रहे हो तो आप यू कैन यू नो डू दुपट्टा मरून और रेड्स में चले जाओ। आजकल आइवरीज, कॉपर्स, स्किन कलर वापस इन हुआ है, अर्थ टोन्स की बात है ना, अर्थ टोन्स इन हुई है, उसके साथ डार्क लाइक हॉट पिंक्स, मरून्स, बर्गंडीज, इस तरह के कलर्स चल रहे हैं। अगर आप उसको मिक्स एंड मैच करते हो, कंट्रास्ट करते हो, बिकॉज ब्राइडल टिपिकल रेड इज़ अगेन अ ब्यूटी और ट्रेडिशन है, वो कभी भी नहीं ख़त्म होता, वो हमेशा से रहता है साथ। लेकिन अगर आपकी कोई आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है विच नीड डिफरेंट थोड़ा सा, अगर आप उनके लिए डिज़ाइन करते हो, कस्टम मेड बनाते हो, तो ऑब्वियसली यू नीड टू हैव लिटिल चेंजेस उनकी डिमांड के ऊपर। अगर उनको अर्थ टोन्स में जाना है, बेजेस में जाना है, स्किन में जाना है, तो उसके साथ अब मरून, बर्गंडी, ब्राउन्स और रस्ट, कॉपर, ये कलर कॉम्बिनेशंस आप कंट्रास्ट कर सकते हो। अच्छा है ना, एक आम खातून का सवाल जो कि घर में बैठी हमें इस वक्त देख रही है नाश्ते की टेबल पे, या बच्चों को संभालते या मियाँ को ऑफिस भेजते हुए, एक जोड़ा अगर वो ख़रीदना चाहे स्पेशली बारात का, वलीमे का या फिर मेहंदी का, आपकी नज़र में बहैसियत डिज़ाइनर उसकी क्या रेंज होनी चाहिए? मतलब आप क्या रिकमेंड करेंगी कि भाई आप इतनी रेंज में ही जोड़ा ख़रीदें, इससे ऊपर ना जाएं? क्योंकि ख़रीदने को तो लोग 10 लाख का भी ख़रीद लेते हैं, कुछ लोग 1 लाख में भी मैनेज कर लेते हैं। अच्छा महक, इट डिपेंड्स ऑन द वर्क। अब वही वाली बात है ना कि आपको कितना स्टाइल, कितना काम चाहिए, या आप स्टाइल पे जाओ या आप काम पे जाओ। इट डिपेंड्स ऑन इफ़ यू रियली नीड अ स्टाइल विद लेस वर्क, आपका बजट 60-70 तक भी, यू नो, यू कैन मेक अ गुड जोड़ा, लाइक विद अ गुड स्टाइल, विद लेस वर्क, विद लाइक गुड लाइट एम्बेलिशमेंट। हाँ, इफ़ यू रियली वांटेड कि बहुत हैवी हो, उसकी बेस नज़र ना आए और हम ऐसे पहने, इट शुड बी वेरी ग्लिटरी, वेरी डिस्को, वेरी लाइक फ्लैशी, तो और विद इन रेंज गोज अप 2.5, 3, 3.5, डिपेंड करता है ना जितना आप काम आप करवाओगे, जितना आप काम पहनना चाहते हो, उस हिसाब से आप अपनी रेंज को सेटल कर सकते हो। एंड अगेन हर बंदे का अपना एक बजट सेट होता है। हम हमेशा से क्लाइंट लेते हैं तो मैं अपनी जैसे शॉप पे भी कहती हूँ कि आपका क्या बजट है, आप पहले मुझे अपना बजट बताएं, फिर मैं अपने पीसेस दिखाऊंगी आपको। हमने भी सेगमेंटाइज किया होता है, ये बजट है, इसके हिसाब से ये पीसेस हमने इस तरफ रखे हुए हैं, आपका ये बजट है तो ये पीसेस हैं, तो वी कैन केटर ऑल स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी। और वर्किंग वुमेन है तो वर्किंग वुमेन जो होती हैं वो बिल्कुल दे रियली नीड अ कंफर्टेबल जोड़ा, नॉट लाइक हैवी, सो दैट दे कैन वेयर इट ऑन देयर देवर्स शादी, ऑन देयर रिलेटिव्स शादी, भाइयों की शादियों पे, व्हाटएवर, तो उनके लिए एक अलग रेंज रखी होती है। तो ये डिपेंड्स ऑन कि आप किस तरह की बजट के साथ आए, बजट के साथ वो बात होती है ना समर कि आप जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। तो आप भी लास्ट में प्लीज कमेंट करते हैं वो खवातीन जो कि चाहती हैं अपने मियाँ को तंग करती है कि नहीं 6 लाख का लेना है या 2 लाख का लेना है। मैंने तो अभी पहले ही बताया, आई डोंट बिलीव इन इट। तो बात ये है कि अगर मेरा मशवरा तो सबको यही होगा कि फैब्रिक इटसेल्फ इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, और इन्होंने जैसा भी कहा कि इतना काम उस पर भर दो कि फैब्रिक ही नहीं नजर आता। तो एक तो ये चीज, कट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो चीज जो आपको सूट करे, और कभी कभी एक अफोर्डेबल चीज भी बहुत क्लासी लग सकती है, बजाय इसके कि आप एक क्रिसमस ट्री बन जाए
और लाखों का तो पहना हो लेकिन कुछ समझ ही ना आए कि आपने पहना क्या, आप गुम कहाँ गए। हाँ, और मेरी नजर में तो ये कि आपको जहां पर जो भी जैसी भी स्पेशली पहनने के लिहाज से सस्ती चीज मिल रही है या महंगी मिल रही है लेकिन अच्छी है तो प्लीज आप खरीदें, वो चाहे आपका वो आपका जूता है या वो आपका सूट है। बेहद शुक्रिया हिना, समर बेहद शुक्रिया टाइम देने के लिए। तो जनाब जाएं करें लेकिन बजट को जरूर मद्देनजर रखें। अभी हम भी जा रहे हैं ब्रेक पर, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। क्रिसमस ट्री ना बने। वेलकम बैक। अब एक और अहम मामला। रवां साल पंजाब भर में डेंगू केसेस की तादाद 24,000 से भी अब तजावुज कर गई है। लाहौर में अगर बात की जाए, गुज़िश्ता रोज डेंगू बुखार के 22 मजीद 4 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। पंजाब में हलाकतों की तादाद 130 हो गई है। मजीद बात करेंगे, समा के नुमाइंदे दानियल उमर ने हमें ज्वाइन किया। दानियल बताएगा पंजाब में सबसे ज्यादा अफेक्टेड इस वक्त लाहौर है, क्या सूरत हाल है, दादो शुमार क्या सामने आ रहे हैं और इकदाम कैसे हैं? देखिए, लाहौर में जो इदाद-ओ-शुमार है वो रोजाना की बुनियाद पर बढ़ते ही जा रहे हैं। बीच में चंद दिन ऐसा लगा कि शायद डेंगू केसेस में कमी आना शुरू हो गई है, लेकिन आज फिर से केसेस की जो तादाद है वो ज्यादा रिपोर्ट हुई है। 147 केसेस हैं जो लाहौर से रिपोर्ट हुए हैं और कुल 213 केसेस हैं जो कि पूरे पंजाब से 24 घंटे के दौरान रिपोर्ट हुए हैं। और पंजाब में अब जो केसेस की तादाद है वो 24,000 से तजावत कर गई है, जिसमें से तकरीबन 17,300 से ज्यादा केसेस जो हैं वो लाहौर से रिपोर्ट हुए हैं। 127 अफराद ऐसे हैं जो कि डेंगू बुखार की वजह से जान की बाजी हार गई है, जिसमें से जो मेजर तादाद है वो लाहौर के रिहायशी अफराद की है जिनका डेंगू। ठीक है दानियाल, आपका बेहद शुक्रिया। अभी के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी खबरें होंगी शेयर करने वाली। आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है और कल दोबारा से हमें देखना है। अल्लाह हाफिज।